हेलो पीपल, कैसे हो सभी लोग। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हो मेरे यारो। नमस्ते, जय श्री राम, प्रणाम, सलाम, कैसे हो गाइस। हाउ आर यू बड़ी। सब बढ़िया, मस्त, जबरदस्त, शानदार होंगे सभी लोग। आई बिलीव पढ़ाई एकदम बढ़िया जोरदार चल रही है, पूरा भरोसा है मुझे। एंड एवरीथिंग इज गोइंग गुड। सो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कि JIGL में क्या क्या मॉड्यूल में ICSI ने एडिशन कर दी। क्योंकि एज यू नो ICSI ने इस बार अलग से कोई शीट तो नहीं दी सप्लीमेंट की, लेकिन हाँ मॉड्यूल में थोड़े बहुत कुछ ना कुछ एकदम SBLL में ज्यादा थे। मैंने वीडियो अपलोड कर दी SBLL अमेंडमेंट्स जून 2026 के नाम से, वो देख लेना। JIGL की बात करो, एकदम चुटर पुटर है, फटाक से करेंगे एकदम विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, इतना फास्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ टॉपिक हट गए हैं, पता होगा आपको। बिल, पार्लियामेंट्री कमेटी, एडहॉक स्टैंडिंग कमेटी, ये सब जो है वो ये टॉपिक जो है मॉड्यूल से हटा दिया गया है। सो ऐसी वाली बात है सबसे पहले। ठीक है यारो, सो ये सबसे पहले हट गया है। दूसरा बात करूं एविडेंस में, तो एविडेंस में केस ऐड हुआ है। ठीक है, एविडेंस की बात करूं अगर मैं, सो बड़ी एविडेंस में जो है केस ऐड हुआ है। केस का नाम है अर्नेश कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार, सुप्रीम कोर्ट, 2025 का केस है। 9/6/2025 का केस है, ताजा ताजा केस है। इसमें हुआ क्या, अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में बोला क्या गया। इसमें बोला गया क्या कोई व्यक्ति खुद से वॉलंटरी नार्कोटिक्स टेस्ट करवा सकता है। क्या कोई व्यक्ति खुद से नार्कोटिक्स टेस्ट करवा सकता है, इसके ऊपर बात हुई। तो बोला गया कि कोई व्यक्ति खुद से वॉलंटरी कोर्ट को पूछ जरूर सकता है नार्कोटिक्स टेस्ट के लिए, लेकिन ये कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है। मतलब आप कराते हो तो कोर्ट ऑटोमेटिकली कराएगी ही ये टेस्ट, ये जरूरी नहीं है। जब आप रिक्वेस्ट करोगे, ठीक है, तो कोर्ट जो है बहुत सारे फैक्टर्स देखेगी, बहुत सारे फैक्टर्स देखेगी, और उसके बेसिस पे डिसाइड करेगी कोर्ट कि भाई हमें आपको अप्रूवल देना है कि नहीं। मतलब अक्यूज चाहे तो नार्कोटिक्स टेस्ट के लिए पूछ सकता है, लेकिन कोर्ट बाउंड नहीं है कि कोर्ट हर बार उसको अलाउ करे। डिसीजन डिपेंड करेगा बहुत सारे फैक्ट्स पे, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस पे, कि नार्कोटिक्स टेस्ट आपको अलाउ करेगी। नार्कोटिक्स टेस्ट मतलब जिसमें वो सब ड्रग वर्ग देते हैं ना क्या, और आपको आप फिर से पूछते हैं कुछ, आप नींद में सब सच बोल देते हो, वैसा। तो नार्कोटिक्स टेस्ट जो है वो डिस्क्रिशनरी परमिशन है। आप तो खुद से तो जा देखो, एक तो आपकी भी परमिशन चाहिए नार्कोटिक्स टेस्ट के लिए, आर्टिकल 21। ठीक है, आपकी तो परमिशन चाहिए ही चाहिए नार्कोटिक्स टेस्ट के लिए। इवन ये वाला आर्टिकल, आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नहीं है, तो आपका तो चाहिए ही चाहिए, वो तो बात ही अलग है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आपकी तो परमिशन चाहिए ही चाहिए। दूसरा, लेकिन कोर्ट की भी परमिशन लगेगी, कोर्ट हो सकता है मना कर दे। तो ये एक चीज एविडेंस में ऐड हुई थी। स्पेसिफिक रिलीफ चैप्टर ही अलग चला गया है। लिमिटेशन एक्ट में भी एक केस ऐड हुआ है, आइए देख लेते हैं। तो लिमिटेशन में कौन सा केस ऐड हुआ है ना, स्पेसिफिक रिलीफ पूरा चैप्टर ही गायब हुआ है, आप सभी जानते हैं। तो यस, एक और केस जो है ऐड हुआ है, नाम है झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड वर्सेस भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिकल्स लिमिटेड, जिसको भेल बोलते हैं हम लोग। 15/4/2025 में केस ऐड हुआ है। उसमें क्या बोला, बढ़िया चीज बताई गई। और उसमें क्या बोला गया, देखिए बोला गया कि बोला क्या दोस्तों, इसमें Honorable Supreme Court held that limitation period for filing an appeal under Commercial Court Act begins from the date of pronouncement of judgment, not from the date of receiving copy। बोला कि अगर आपको कमर्शियल कोर्ट में अपील करना है तो उसका टाइम जो स्टार्ट होगा वो होगा आपका जब से जजमेंट आई, ना कि जब से आपको कॉपी रिसीव हुई। तो ये चीज कमर्शियल कोर्ट के लिए बोली गई कि जब से जजमेंट आई तब से टाइम स्टार्ट होगा, ना कि जब से कॉपी रिसीव हुई। इसमें हुआ ये था कि पिटिशनर जो है उसने अपील फाइल नहीं कर पाया था क्योंकि उसको कॉपी लेट मिली थी। कोर्ट ने बोला कि भाई तुम ही केयरलेस थे, तुम ही ने महीने महीने वेट कर लिए, है ना, और तुम ही केयरलेस थे। कोर्ट का ये कहना था कि तुम ही को थोड़ा ध्यान रखना था, विजिलेंट रहना चाहिए, केयर करनी चाहिए, तुम्ही को खुद थोड़ा सा एक्टिव रहना चाहिए, पार्टीज जो है उनको अलर्ट रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए, इनएक्टिव नहीं रहना चाहिए। ठीक है, कि हाँ नहीं बाद में हमें कॉपी नहीं मिली, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो बोला कि तुम्हें क्विकली एक्ट करना चाहिए था, रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना चाहिए था। तो बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया अपील, सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। भाई क्या जोरदार चीज है, देख रहे हो भाई। तो हुआ क्या था ये देखते हैं, इसमें समझते हैं। तो पहली चीज तो ये बोली गई कि भाई
आपका जो अपील करने का समय कमर्शियल कोर्ट में बोला कब से शुरू होगा, तो बोला जब से कमर्शियल कोर्ट ने जजमेंट दिया तब से शुरू होगा, ना कि जब से कॉपी आई। अब इसमें उनका कहना था पिटिशनर्स का कि नहीं भाई गलत हो रहा है हमारे साथ, जब हमें कॉपी रिसीव हुई तब शुरू होना चाहिए, हमारी कॉपी लेट रिसीव हुई ना हमको, नो 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 नो, ठीक है। तो उनका कहना था कि डिले है जजमेंट कॉपी रिसीव डिले हुई है, तो ऐसा था। तो कोर्ट का कहना आया कि भाई भाई आपको रिस्पॉन्सिवली सर्टिफाइड कॉपी खुद से मांगनी चाहिए थी जाके, आप खुद पैसिव थे, खुद ही बाद में बोल रहे हो कि भाई ये डिले हो गया, तो आपको खुद जाके सर्टिफाइड कॉपी मांगनी चाहिए थी जल्दी। ये चीज बोली गई कि आप डिलीजेंट रहें, आप विजिलेंट रहें, एक्टिव रहें, ठीक है, कि आपने वेट किया 8 महीने जजमेंट आने के बाद, हाँ, और 8 महीने तकरीबन वेट किया बोला, है ना, और कहता है एंड नियरली 150 डेज आफ्टर लिमिटेशन पीरियड हैज एक्सपायर्ड, लिमिटेशन एक्सपायर हो गया उसके बाद 150 दिन आपने वेट किया, है ना, सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई नहीं की, तो बोला कि नहीं गलत है, लिमिटेशन चालू होगा जजमेंट से। डिले अगर आपके, अब डिले अगर पार्टी के नेग्लिजेंस के कारण है, पार्टी इनएक्टिव थी इसके कारण है, तो भैया हम उसका कोई कंडोनेशन नहीं देंगे। बढ़िया केस था, अपील को डिसमिस कर दिया। सो दिस वाज द केस ऑफ झारखंड ऊर्जा उत्पादन लिमिटेड वर्सेस भेल, नया केस एक ऐड हुआ था। जैसे कि आप जानते हैं आर्बिट्रेशन में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ये वाले जो ये थे ये कट गए हैं टॉपिक, ठीक है भाई, सो ये कट गए हैं। नेक्स्ट स्टैम्प लॉ आपका पूरा चला गया है, रजिस्ट्रेशन जिसमें टोपा भी था ये चला गया है, आप जानते हैं। अच्छा लास्ट एक आईटी में कुछ ऐड हुआ है, लास्ट है आईटी में कुछ ऐड हुआ है आपका, तो जैसे कि आपने देखा, अच्छा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी चला गया है, लिखा नहीं है बट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो भी चला गया है। तो लास्ट एक है आईटी में ही थोड़े चेंजेस हैं बस, बाकी तो सब खत्म हो गया। एक आईटी ही है जिसमें थोड़ा बहुत ऐड हुआ था, क्या ऐड हुआ था वो करवा देता हूँ और आपका काम खत्म, ठीक है ना। तो यही चीजें जेआई जेल में मॉड्यूल में थोड़ी ऐड हुई है, तो आपने देख लिया क्या ऐड हुआ है, ओमिट हुआ है, बढ़िया। चलो कर लें क्या फटाक से, ये वाला थोड़ा सा इन्होंने ऐड किया था, लॉ ऑफ पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, तो ये एक नया ऐड हुआ है, लॉ ऑफ पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। आइए फटाक से इसको कर लेते हैं, लॉ ऑफ पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। इजी है वैसे तो, टेंशन मत लो, सुन लो इसको अच्छे से, काम हो जाएगा, मैं जितना बोलता हूँ उतना कर लेना, हो गया, ठीक है। लॉ ऑफ पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, देखो नाम है इसका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, नाम क्या है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। प्रेसिडेंट जी की इसकी असेंट मिली थी 11 अगस्त 2023 को, इसकी असेंट मिली थी प्रेसिडेंट जी की। इस एक्ट का मेन पर्पस क्या था भाई साहब, इस एक्ट का मेन पर्पस था कि हम जो हमारे इंडिविजुअल हैं उनका पर्सनल डेटा हम प्रोटेक्ट करें, है ना, जो हमारे देश के युवा हैं, हम हैं, हमारे जो भी लोग हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सब है, सबका डेटा प्रोटेक्ट करे, ठीक है, सबका डेटा प्रोटेक्ट करे, ठीक है, और हमारा डेटा जिनके पास जाता है वो हमारा डेटा प्रोसेस कर पाए लॉफुल पर्पस के लिए। तो ये सब का इस एक्ट का पर्पस था कि हमारा डेटा प्रोटेक्ट भी हो और प्रोसेसिंग भी उसकी अलाउड हो, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट की नीड है डेटा कलेक्ट करने की वो भी हो जाए लीगली, और साथ में हमारी प्रिवेसी या प्राइवेसी जिसको आप बोलते हो वो मेंटेन्ड रहे। इसके लिए उन्होंने एक सरल अप्रोच रखी थी, ये एक्ट की सरल अप्रोच थी। सरल का मतलब क्या है, सिंपल, एक्सेसिबल, रेशनल और एक्शनेबल, ठीक है ना। सर एल कहां गया, एल हमारे जीवन में लगा हुआ है, ठीक है, एल कहां गया, तो एल नहीं है, बस 4 ही है ये, ठीक है। सरल अप्रोच है जिसमें सिंपल, एक्सेसिबल, रेशनल और एक्शनेबल है अप्रोच हमारी, ठीक है। एल टुगेदर रिप्रेजेंट करता है सरल को, एक्चुअली उन्होंने एल का कोई मीनिंग नहीं दिया, तो 4 ही है। सो ये जो एक्ट है डीपीडीपी एक्ट, ये है सिंपल, एक्सेसिबल, रेशनल, एक्शनेबल, सिंपल, एक्सेसिबल, रेशनल, एक्शनेबल, सिंपल, एक्सेसिबल, रेशनल, एक्सेसिबल, एक्शनेबल, ठीक है, सिंपल, एक्सेसिबल, रेशनल, एक्शनेबल, सिंपल, एक्सेसिबल, रेशनल, एक्शनेबल, बस। चलो अच्छा, डीपीडीपी जो एक्ट है इसमें गवर्नमेंट ने इसके रूल्स भी बनाए थे, और ये रूल्स जो हैं नोटिफाई हुए थे 14 नवंबर 2025 को, ठीक है, रूल्स भी बनाए थे सरकार ने, और ये कब हुए थे नोटिफाई, 14 नवंबर 2025 को। हम एक्ट और रूल्स को साथ में पढ़ते हैं जिससे हमें ये समझ में आता है कि हमारे जो डेटा रहता है, जैसे हम, अरे ये किसके लिए लॉ था समझो, जैसे मैं अमेजोन में मेरी पूरा डेटा देता हूँ, आप हम कितनी एप्लीकेशन को हमारा डेटा देते नहीं क्या, तो उस सब के लिए लॉ था। तो ये एक्ट का मेन पर्पस क्या है समझ रहे तू, ये एक्ट का मेन पर्पस ही यही है भाई, कि मेन पर्पस समझ तू, मेन पर्पस क्या है लॉ का, तो मेन पर्पस है लॉ का कि तेरा डेटा प्रोटेक्टेड हो, इवन जिनके पास आपका डेटा जाता है वो लॉफुली उसको प्रोसेस कर पाए, समझे क्या।
हाँ समझे। तो इसमें जो डेटा फिडिशरी होंगे, मतलब जो हमारा डेटा कलेक्ट करेंगे, उनकी ड्यूटीज हम डिसाइड करें, ठीक है, प्रॉपरली टाइमलाइन हो कंप्लाइंस का, ठीक है ना। सो प्रॉपर कंसेंट ली जाए डेटा कलेक्ट करने के लिए, सिक्योरिटी के सेफगार्ड्स हो, ठीक है, और अगर वो डेटा ब्रीच करते हैं तो उसकी रिपोर्टिंग हो, वो सब यहाँ पे था। तो यहाँ पे डेटा फिडिशरी के बारे में था, उनके उनकी ऑब्लिगेशन, टाइमलाइंस, फॉर्मेट ऑफ नोटिस, कंसेंट रिक्वायरमेंट, ये सब इस एक्ट में बताया गया है। सिक्योरिटी सेफगार्ड, डिटेल प्रोसीजर फॉर ब्रीच ऑफ नोटिफिकेशन, ये सब। अब इस एक्ट को, मतलब ये तो समझ में आया, ये समझ में आपको, बहुत बढ़िया। तो डेटा फिडिशरी कौन है समझा, जो आपका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो उनको बहुत ही क्लियर, सिंपल और सेपरेट, मतलब ये देना पड़ेगा कि भाई हम क्यों किसी का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ये उनको बताना पड़ेगा ऑब्वियसली। अच्छा, ये जो एक्ट है, डीपीडीपी एक्ट जो है, अरे मैंने रिकॉर्डिंग ऑन किया हो ना भाई, नहीं तो वाट लग जाएगी मेरी भाई। हाँ ऑन है। ये जो एक्ट है जिसका नाम है डीपीडीपी एक्ट, ठीक है, नाम है डीपीडीपी एक्ट, ये जो लॉ है, इसको 18 महीने के फेज में कंप्लाइंस था इसका। 18 महीने में, मतलब धीरे 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 इसका कंप्लाइंस करेंगे, ऐसा रखा गया, ठीक है, ऐसा रखा गया कि धीरे 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 इसका कंप्लाइंस करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि ये किस रिगार्डिंग था। बोलो यस और नो, क्या समझ में आया कि नहीं सभी को, बोलो हाँ है ना गाइस, बोलो सभी लोग, पक्का है ना। आई होप, एग्जाम को वैसे 10 दिन बाकी हैं, बहुत ज्यादा एकदम इन डेप्थ नहीं जाता हूं, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए समझ आया ना, कि जैसे तुम्हारा पर्सनल डेटा है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, घर का एड्रेस, आधार नंबर, बैंक डिटेल, लोकेशन, तुम्हारा शॉपिंग हिस्ट्री, सब कुछ, ये तुम्हारा पर्सनल डेटा है भाई, ये तुम्हारा पर्सनल डेटा है। लेकिन ये वाली चीजें तो स्टोर होती है डिजिटली बहुत जगह, तो ये तुम्हारा डिजिटल पर्सनल डेटा है कि नहीं है, तुम्हारा डिजिटल पर्सनल डेटा है ना, बिल्कुल है। तो बैंक के पास है, शॉपिंग ऐप के पास है, वो मिसयूज ना करें, वो गलत ना कर ले, इसके लिए लॉ बना। सही है एकदम, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आया। इसमें डेटा फिडिशरी कौन होते हैं, आपका बैंक का डेटा फिडिशरी है, सोशल मीडिया की कंपनी डेटा फिडिशरी है, ई कॉमर्स की वेबसाइट है, हॉस्पिटल्स हैं, अरे कितनी मोबाइल एप्स हैं भैया डेटा फिडिशरी में। आपका हमारी एकेडमी है, स्कूल कॉलेज सब है डेटा फिडिशरी। तो इनकी ड्यूटी होगी बहुत सारी इस लॉ के तहत कि डेटा कलेक्ट करे, डेटा को सेफ रखे, डेटा को सही से प्रोसेस करे, इन्फॉर्म करे हमें सब कुछ। अगर ये हमारा डेटा कुछ ब्रीच करते तो हमें मतलब इनको इन्फॉर्म करना पड़े, समझ रहे हो, ऐसे बात है। जैसे फूड डिलीवरी ऐप है, हर जगह है, ठीक है, समझ में आया बात। क्योंकि होता क्या है ना, कि जब हम कोई आजकल जैसे मोबाइल ऐप डाउनलोड करते हैं, होता यह है कि अलाउ एक्सेस टू योर लोकेशन, कितनी सारी चीजें आती है, ठीक है। तो इसमें इनको कंसेंट नोटिस लेना बहुत जरूरी है, कि क्यों ले रहे हैं डेटा, क्या उसका पर्पस है, क्या करेंगे उसका, ये सब इनको बताना जरूरी है, ये सब इनको कंसेंट लेना भी जरूरी है, ठीक है। अच्छा, और ये जब हमारा डेटा ले लेते हैं तो इनको हमारा डेटा प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है, कि ये डेटा लीक ना हो जाए, और अगर बाई चांस लीक हैक होता है कुछ, तो इनको अब इन्फॉर्म करना है अफेक्टेड यूजर्स को, और इसको 18 महीने के कंप्लाइंस पीरियड में इसको किया जाएगा, ठीक है। समझ में आया ये, आई होप सो, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, यहां तक सब सही चल रहा है। अब इसके 18 महीने का कंप्लाइंस कैसा है मैं आपको वो समझा देता हूं, ठीक है। आई होप कि ये लॉ आपको समझ में आया। मैंने मैराथन में वैसे ही लिया था, बट मैंने बोला था कि ये नया ऐड हुआ है, तो इसको बहुत ही फटाफट 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 करा दिया था, और मैंने बोला था अलग से सेशन ले लूंगा, उसमें ये देख लेना जो अभी मैं ले रहा हूं, ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या बोला, 18 महीने के पीरियड में हम इस लॉ को कंप्लाई करेंगे। इसमें पहला इनका इफेक्ट था 13 नवंबर 2025, जैसे कि आपने देखा 11 अगस्त 2023 को प्रेसिडेंट जी ने असेंड दी, इसके रूल्स इफेक्टिव हुए 14 नवंबर 2025, और वही इसकी इफेक्टिव डेट जो थी वो दी गई पहली 13 नवंबर 2025। क्या बोला गया, ये जो फेज था, इसको बोला गया पहला फेज है ये, ठीक है, इसको बोला गया पहला फेज। इसको हमने देखा 3 फेज में करेंगे हम लोग कंप्लीट, ठीक है ना, 3 फेज में बोला कंप्लीट करेंगे, बराबर है दोस्तों, सही बोल रहा हूं कि नहीं। तो पहले फेज में क्या होगा बेटा, कि पहला फेज को बोला गया इमीडिएट इफेक्ट, फिर अगला फेज आएगा 1 साल बाद, वो है सेकंड फेज, फिर आएगा 18 महीने बाद दूसरा फेज। तो टोटल 18 महीने जैसे हमने देखा उसमें इंप्लीमेंट किया जाएगा, पहला फेज 1 साल बाद दूसरा फेज, उसके फिर 6 महीने बाद, तो टोटल कितने हो गए, 18 महीने बाद आपका आ गया लास्ट फेज, ठीक है। टोटल 18 महीने का अपने प्रोग्राम इन्होंने दे दिया। अब क्या है ये फेज वाइज, आइए देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले फेज में इन्होंने बोला हम बनाएंगे एक अथॉरिटी जिसका नाम होगा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। ये पहला पॉइंट है जो आपका एग्जाम में बाई चांस से आ जाए तो आपको लिखना है कि पहले फेज में एक बॉडी बनेगी जिसका नाम होगा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। मेरे साथ बोलो, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये पहले फेज में होगा, ये लोग पहले फेज में बताएंगे ये बोर्ड काम कैसे करेगा, उसके प्रोसीजर क्या होंगे, बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताएंगे, इस एक्ट में रूल्स
रूल्स में, इसमें गवर्नमेंट का पावर है जो रूल बनाने का, वो सब बताएंगे। मतलब समझे क्या? मतलब इसमें बताएंगे कि ये बोर्ड कैसे कंप्लेन लेगा, कैसे कंप्लाइंस रेगुलेट करवाएगा, है ना, समझे क्या? तो ये पहला पहला पूरा बोर्ड के ऊपर रखा इन्होंने, ठीक है, कि भाई रेगुलेटर हमारा फंक्शनल है इस फेज से, हमारा जो रेगुलेटर है, मतलब इस एक्ट का जो रेगुलेटर है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एकदम समझ रहे हो आप कि काम करेगा एक्टिवली, कंप्लेंट्स लेना, कंप्लाइंस कराना, मॉनिटर करना डेटा प्रोटेक्शन मैटर को, ठीक है, ये सब काम वो देखेगा। ये पहला फेज था, समझे? तो पहले फेज में डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया बनेगा, उनके ऑपरेशनल प्रोसीजर इसमें बताए जाएंगे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आएगी, गवर्नमेंट कि पावर जो होंगे रूल्स बनाने के वो सब बताए जाएंगे। तो ये सब पहला फेज में डाला गया। उसके एक साल, मतलब ये पूरा फोकस किया गया डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया पे, यानी रेगुलेटर पे इस एक्ट के, ठीक है। उसके एक साल बाद में जो फेज आया उसको बोला गया कंसेंट मैनेजर इकोसिस्टम। कंसेंट मैनेजर इकोसिस्टम क्या है कि कंसेंट मैनेजर इकोसिस्टम मतलब क्या होगा, समझो बात को। कंसेंट मैनेजर मतलब क्या कि भाई, मतलब कि इंडिविजुअल जो है वो कंसेंट देंगे और अपनी कंसेंट को मैनेज करेंगे, या अपनी कंसेंट विड्रॉ भी कर सकते हैं वो। इसको बोला गया कंसेंट मैनेजर इकोसिस्टम, समझे क्या? मतलब इसमें रजिस्ट्रेशन होगा कंसेंट मैनेजर्स का, उनकी ड्यूटीज ऑब्लिगेशंस बताई जाएगी, ठीक है। और मतलब क्या होगा समझो, जैसे से फॉर एग्जांपल दोस्तों, से फॉर एग्जांपल आपको ये फेस समझाता हूं मैं। जैसे मान लो अब समझो बहुत इजीली, जैसे मैं कंट्रोल करूंगा कि मैं कंट्रोल करूंगा कि कौन सी एप्स को मैं मेरा हेल्थ एक्सेस देना चाहता हूं। तो देर विल बी अ कंसेंट मैनेजर प्लेटफॉर्म, मतलब कि जहां पे मैं उस कंसेंट को उस कंसेंट को अप्रूव कर सकता हूं, उसको डिनाई कर सकता हूं, परमिशन देने के बाद वापस ले सकता हूं। तो ये था आपका सेकंड पॉइंट, जिसको बोला गया सेकंड फेज, जो आया आपका एक साल बाद, जिसका नाम क्या था बच्चा? जिसका नाम था कंसेंट मैनेजमेंट इकोसिस्टम। जहां पे प्रोविजन क्या था? प्रोविजन रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन एंड देयर ऑब्लिगेशन विल कम इनटू फोर्स, अलाउइंग दिस एंटिटी टू मीट द रिवाइज स्टैंडर्ड एंड रजिस्टर विद डीपीबीआई। मतलब कंसेंट मैनेजर एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, आप समझो, एक प्लेटफॉर्म होगा। कंसेंट मैनेजर एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, एक प्लेटफॉर्म होगा जो लोगों को हेल्प करेगा कंसेंट देने में अपने डेटा के लिए, कंसेंट को मैनेज करने में, कंसेंट को विड्रॉ करने में। तो मतलब ऐसा समझो कि कंसेंट मैनेजर एक ब्रिज है यूजर और कंपनी के बीच में, यूजर और कंपनी के बीच में ये एक ब्रिज है जो आपको अलाउ करेगा, समझेगा? तो इस फेज में क्या होगा? कंसेंट मैनेजर्स का रजिस्ट्रेशन, उनकी ड्यूटीज बताई जाएगी, उनको डीपी बीआई के पास रजिस्टर करवाया जाएगा, है ना। तो एक साल के पीरियड में वो लोग प्रिपेयर हो सकते हैं, लीगल स्टैंडर्ड्स अपने तैयार कर सकते हैं, समझे क्या? जैसे कि नहीं समझे आप लोग? अरे बहुत इजी रे, जैसे मान ले रहे बेटा एक हेल्थ एप्लीकेशन है, कोई बैंकिंग एप्लीकेशन है, कोई शॉपिंग एप्लीकेशन है, तो ये बनेंगे एक मतलब ये सब आप यूज करते हो जैसे मान लो, तो इनके लिए क्या होगा? एक बंदा, एक प्लेटफॉर्म होगा जो होगा कंसेंट मैनेजर प्लेटफॉर्म। तो वो आपको हेल्प करेगा कि कौन सी एप्लीकेशन में आप अपना पर्सनल डेटा की परमिशन देते हो, किस में नहीं देते हो, किस में आप विड्रॉ करते हो, समझे क्या? सो ऐसी वाली बात है। आई होप यू गॉट द पॉइंट वेरी क्लियरली। ये था सेकेंड फेज की बात, ठीक है, ओके, गॉट इट बड़ी? ओके, थर्ड फेज जो था वो आया 18 साल बाद, 18 साल बोलता हूं, 18 महीने बाद, 12 मई 2027 में ये इफेक्टिव होगा, जब अगला आईपीएल का सीजन आएगा, ठीक है ना भाई? ओके, तो इसमें ये फेज में क्या होगा? फुल ऑब्लिगेशन बताई जाएगी डेटा फिड्यूशरीज की, मतलब जो कंपनियां हमारा डेटा हैंडल करती है उनकी फुल ऑब्लिगेशंस बताई जाएगी, फुल 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 फुल। मतलब आपको पूरा ये लॉ फॉलो करना पड़ेगा, पूरा का पूरा। मतलब आपके लिए मैंडेटरी नोटिस और कंसेंट मैकेनिज्म होगा, मतलब कंपनी क्लियर नोटिस देगी, प्रॉपर कंसेंट लेगी। जैसे कोई अमेजॉन है तो वो क्लियरली बताएगा कि हम आपका एड्रेस ले रहे हैं डिलीवरी पर्पस के लिए, और वो सब वो क्लियरली उनको बताना पड़ेगा, क्लियरली नोटिस देना पड़ेगा, कंसेंट लेना पड़ेगा। उनके सिक्योरिटी सेफगार्ड्स होंगे। सिक्योरिटी सेफगार्ड मतलब कि भाई उनको हमारा डेटा प्रोटेक्ट रखना पड़ेगा, और अगर हमारा डेटा लीक होता है तो वो हमें नोटिफाई करेंगे, वो हमें नोटिफाई करेंगे। बच्चों का डेटा जो है भाई साहब वो प्रोसेस करते हैं तो उसके लिए पेरेंट की कंसेंट लगेगी। बच्चों का डेटा प्रोसेस करते हैं तो पेरेंट की कंसेंट लगेगी, समझना बात को बेटा। जैसे गेमिंग ऐप अगर बच्चे का डेटा लेती है तो भैया माँ बाप की कंसेंट लगेगी, पेरेंट्स की। फिर डेटा प्रिंसिपल मतलब जिसका डेटा है उसके राइट्स, जैसे वो अपना डेटा एक्सेस कर सकता है, वो अपना डेटा करेक्ट कर सकता है, वो अपना डेटा इरेज कर सकता है, उसको कोई ग्रीवेंस है
तो ग्रीवेंस रिड्रेसल ये सब की चीजें उसमें बताई जाएगी थर्ड फेज में, लास्ट फेज में। फिर डेटा रिटेंशन एंड ऑटोमेटिक इरेज रिक्वायरमेंट होगी कि मतलब डेटा जो है आप फॉरएवर स्टोर नहीं करोगे अननेसेसरीली, ठीक है। अगर से इनएक्टिव यूजर है तो आप उसका डेटा डिलीट करोगे, उसकी रिक्वायरमेंट्स इसमें बताई जाएगी। और साथ में जो सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरीज हैं, मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कुछ ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी, मतलब इनकी कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इनकी कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जैसे कोई कंपनी है जो आपका डिजिटल पेमेंट हैंडल करती है, ठीक है, तो अब उनके पास आपका फाइनेंशियल डेटा है, तो ये हो सकते हैं सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी। तो इनका ज्यादा ऑडिट होगा, इनके लिए ज्यादा कंप्लाइंस होगा, इनके लिए ज्यादा डेटा प्रोटेक्शन इंपैक्ट असेसमेंट होगा। तो ये आपका लास्ट फेज है, ठीक है बच्चों। समझ आया क्या मेरे बच्चों? जल्दी से बताओ, चलो बच्चों बताओ जल्दी से, समझ आया क्या ये वाला? बताओ जल्दी से बताओ, चलो बच्चों, प्यारे बच्चों। तो लो, 3 फेज में इस एक्ट को हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं। पहले फेज में हमने क्या बनाया बोलो? पहले फेज में हमने किसको बनाया बोलो? जल्दी से बताओ। पहला फेज इफेक्टिव डेट 13 नवंबर 2025, इसमें हमने बनाया डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। किसको बनाया? डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। उनके प्रोसीजर, एक्ट के और रूल्स के अंदर डेफिनेशन, गवर्नमेंट के पावर रूल बनाने के, ये सब हमने उसमें बनाए। बोलो हाँ या ना, सही बताओ। अच्छा, 1 साल बाद हमने क्या किया? हमने फोकस किया कंसेंट मैनेजर इकोसिस्टम पे। कंसेंट मैनेजर होंगे, उनका रजिस्ट्रेशन होगा, उनकी ड्यूटीज ऑब्लिगेशन बताई जाएगी। कंसेंट मैनेजर होंगे जो लोगों को हेल्प करेंगे डेटा, मतलब कि उनकी कंसेंट देने में, कंसेंट मैनेज करने में या विड्रॉ करने में, उसमें उनकी हेल्प करेंगे। मतलब ये एक प्लेटफॉर्म होगा जहां से लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सी ऐप के पास मेरा डेटा होगा या नहीं होगा, ठीक है। फिर 18 महीने बाद, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव डेटा। यहाँ पे डेटा फिड्यूशरी मतलब जिसके पास हमारा डेटा है, उनको फुल कंप्लाइंस करना है। उनके लिए ये पॉइंट्स याद रख लेना। उनके लिए होगी नोटिस और कंसेंट मैकेनिज्म, याद कर लो। उनके लिए होगा सिक्योरिटी, सेफगार्ड एंड डेटा ब्रीच नोटिफिकेशन। उनके लिए होगा, अगर बच्चे हैं तो पेरेंट की कंसेंट, ये याद कर लो, चलो याद कर लो ये सब। उनके लिए होगा डेटा प्रिंसिपल के राइट्स, मतलब हमारे राइट्स, और ग्रीवेंस हमारे लिए होगा ये। फिर उनके लिए होगा डेटा रिटेंशन एंड ऑटोमेटिक इरेजर रिक्वायरमेंट, और सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑब्लिगेशन होगी। ये वाले पॉइंट्स याद रख लेना। काम हो गया, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। चलो, हाँ, समझ आया क्या बेटा? समझ आया क्या रे बेटा? मेरे बेटा समझ आया? बस खत्म होने वाला है, हो गया। फिर पढ़ने बैठ जाओ आप लोग, ठीक है? चलो, ओके 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 ओके। चलो आजा मेरे बच्चा, आजा मेरे बच्चा, बच्चा बच्चा बच्चा, आजा बच्चा। चलो बच्चा, लेट्स गो बच्चा, आ जाइए, लेट्स गो। यस बड़ी। सो यहाँ में पढ़ने हैं बहुत सारे बोर्ड्स इसमें, और वो अभी हम पढ़ लेते हैं। एक कॉल आया था तो थोड़ा सा पॉज किया था, रिकॉर्डिंग है, अपने हिसाब से चल सकते हैं, है कि नहीं दोस्तों? चलिए भाई। सो बेसिकली हम लोग जो है पढ़ेंगे अभी बहुत सारे बॉडीज के बारे में। इस डीपीडीपी एक्ट में कौन कौन बॉडी है, आओ देखते हैं जरा कौन कौन बॉडी है दोस्तों। सबसे पहले बोर्ड को बोलते हैं डिजिटल प्रोटेक्शन बोर्ड। इसी को बोलते हैं डिजिटल प्रोटेक्शन बोर्ड। अभी तो आपने पढ़ा ना, डिजिटल प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, ये जो पढ़ा यही है बोर्ड, और क्या। इसी को हम बोलते हैं डिजिटल प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया को डिजिटल फर्स्ट एडजुडिकेटरी बॉडी। डिजिटल फर्स्ट एडजुडिकेटरी बॉडी, डिजिटल फर्स्ट एडजुडिकेटरी बॉडी, डिजिटल फर्स्ट एडजुडिकेटरी बॉडी। डिजिटल क्यों? क्योंकि यहाँ सब ऑनलाइन है, सब ऑनलाइन है। फाइलिंग ऑनलाइन, नोटिस ऑनलाइन, हेयरिंग ऑनलाइन, रिप्लाई ऑनलाइन, ऑर्डर ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन। इनका सब ऑनलाइन है, कुछ ऑफलाइन है ही नहीं, सब ऑनलाइन है। 4 मेंबर है, यही इंक्वायरी करेंगे, यही एडजुडिकेशन करेंगे, यही ग्रीवेंस रिड्रेसल करेंगे, यही मेक श्योर करेंगे आप लॉ फॉलो कर रहे हो। यही बॉडी है, यही बोर्ड है, यही है DPBI, डिजिटल प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। इन्हीं को हम बोलते हैं डिजिटल फर्स्ट एडजुडिकेटरी बोर्ड। गॉट इट द पॉइंट? ओके। जो हमारा डेटा हैंडल करती है वो डेटा हैंडल करती है वो डेटा फिड्यूशरी। मतलब डेटा फिड्यूशरी वो बॉडी है जो डिसाइड करती है क्यों डेटा लेना है, कहाँ यूज करना है। जो हमारा डेटा लेती है बैंक, स्कूल, कॉलेज, ई कॉमर्स की वेबसाइट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब लोग कौन है भाइयों? ये सब हैं डेटा फिड्यूशरी। ये कौन है भाइयों? डेटा फिड्यूशरी। इसमें सब आते हैं, इंडिविजुअल, कंपनी, HUF, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, स्टेट, आर्टिफिशियल, जुडिशियल पर्सन, सब आते हैं इसमें। आपके सोशल मीडिया कंपनी, ई कॉमर्स, वेबसाइट, मोबाइल ऐप सब आ जाएंगे, ठीक है? ओके। कंसेंट मैनेजर कौन है? कंसेंट मैनेजर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे हम यूज करके
मतलब कंसेंट मैनेजर एक प्लेटफॉर्म है जिसे हम यूज करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी एप्स को हमें डेटा देना है, किसको नहीं देना है, कहाँ हम अपना चेक कर सकते हैं किस किस को हमने डेटा दिया है, हम अपनी कंसेंट विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम अपनी कंसेंट दे सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म है। अच्छा, अगर हम खुश नहीं है डीपीबीआई से तो हम अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास अपील कर सकते हैं। और अपीलेट ट्रिब्यूनल कौन है? टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट अथॉरिटी, ये है अपीलेट ट्रिब्यूनल। अगर हम खुश नहीं है डीपीबीआई से तो टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास अपील कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना। तो ये आपकी बॉडीज हो गई इसमें, बराबर है, इजी है एकदम। बोलो हाँ या ना गाइस, कम ऑन टेल मी, इजी और नॉट, बताइए बड़ी। यस। तो क्या ये बॉडीज क्लियर हो गई? बताओ। तो सबसे पहले हमने क्या देखा दोस्तों? हमने ये लॉ के बारे में पढ़ा, हमने इसके इंप्लीमेंटेशंस देखे, हमने बोर्ड देख लिया कि इस बोर्ड में कौन है। डीपीबीआई मतलब जो कि बोर्ड है, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, इसी को बोलते हैं डिजिटल फर्स्ट एजुडिकेटरी बॉडी। ये इसमें सब ऑनलाइन होगा, फाइलिंग, नोटिस, हेयरिंग, रिप्लाई, ऑर्डर, सब कुछ। 4 मेंबर होंगे, वही वो लोग ऑनलाइन इंक्वायरी करेंगे, एजुडिकेशन करेंगे, ग्रीवेंस सॉल्व करेंगे, मेक श्योर करेंगे आपने लॉ फॉलो किया है। डेटा फिड्यूशियरी वो बॉडी होगी जो डिसाइड करेगी आपका डेटा क्यों लेना है और कैसे प्रोसेस करना है। इसमें होंगे इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म, एचयूएफ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, स्टेट, आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है, ये सब होंगे। कंसेंट मैनेजर वो बॉडी होगी जिसके थ्रू हम डिसाइड कर पाएंगे कि किनको हमें अपना डेटा देना है, नहीं देना है। हम अपना डेटा रिव्यू कर पाएंगे, हम अपना डेटा रिवोक कर पाएंगे, ये हमारी कंसेंट जो मतलब हमने जो डेटा दिया वो वापस ले पाएंगे। ये कंसेंट मैनेजर वो बॉडी होगी जो हमें ये सब करवाएगी। और अगर डीपीबीआई से हम खुश नहीं हैं, ठीक है, तो हम कहां पे अपील करेंगे? तो टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट अथॉरिटी। मेरे साथ बोलो, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट अथॉरिटी। बोलो मेरे साथ, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट अथॉरिटी। फिर से बोलो, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट अथॉरिटी। ठीक है, ओके, चलो। अच्छा, इसमें ना सेक्शन 3 भी है जो मैंने आपको नहीं डाला। क्यों नहीं डाला सेक्शन 3 सर? क्योंकि सेक्शन 3 पुरानी मॉड्यूल में भी था, अभी भी है। ये शीट सिर्फ क्या है कि मॉड्यूल में क्या प्लस माइनस हुए हैं, जो ऑलरेडी मॉड्यूल में मैंने नहीं डाला ना। तो इसी डीपीडीपी एक्ट में एक सेक्शन 3 है, वो मैंने नहीं डाला। लेकिन मेरे को पता है तुम पढ़ना चाहते हो मेरे से सेक्शन 3, है ना? पढ़ना चाहते हो ना? चलो तो पढ़ लो। तो सेक्शन 3 क्या बोलता है? कुछ नहीं, सेक्शन 3 सिर्फ ये बोलता है कि कब ये लॉ भारत में लगेगा, डीपीडीपी एक्ट। तो कोई भी डेटा अगर डिजिटली भारत में कलेक्ट किया जाएगा तो ये लॉ लगेगा। कोई भी डेटा जब डिजिटली भारत में कलेक्ट किया जाए तो लॉ लगेगा, चाहे वो फिर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो, मोबाइल एप्लीकेशन हो, इंटरनेट बैंकिंग हो, ई कॉमर्स हो, लॉ लगेगा। इवन फिर कहता है कि अगर कोई डेटा फिजिकली लिया गया, मतलब नॉन डिजिटल, बाद में डिजिटल कर दिया गया, जैसे कोई हॉस्पिटल में आपने फॉर्म भरा फिजिकल, बाद में वो कंप्यूटर में सेव करा, तो भी ये लॉ लगेगा। अगर वो बाद में डिजिटल होता है तो भी ये लॉ लगेगा। इवन ये कहता है सेक्शन 3 कि अगर कोई फॉरेन बॉडी है, वो फॉरेन में बैठी है, कंपनी भी फॉरेन की है, लेकिन वो इंडिया के लोगों को गुड्स बेच रही है, सर्विस बेच रही है और इंडिया के लोगों का डेटा ले रही है, तो भी उसको डीपीडीपी एक्ट लगेगा। तो भी उसको डीपीडीपी एक्ट लगेगा। किस किस को लगेगा? इंडिया में डेटा डिजिटली कलेक्ट हो रहा है, नॉन डिजिटल हो रहा है, बाद में डिजिटली कर दिया जा रहा है, फॉरेन की बॉडी है, हमारा डेटा कलेक्ट कर रही है, ये लॉ लगेगा। ये तीनों सिनेरियोज में। क्या ये चीज क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ओके गाइस, क्लियर है। चलो, मुझे नहीं लगता दिक्कत है। अच्छा, कब नहीं लगेगा ये लॉ? तो अगर कोई डेटा पर्सनल या डोमेस्टिक यूज के लिए, मैंने अपने पापा को आधार कार्ड भेजा फोन से, मैंने मेरे पापा का नंबर सेव किया, मैंने मेरे पापा को मेरी मम्मी की ईमेल आईडी भेजा, मैंने मेरे दोस्त को मेरी ईमेल आईडी दिया, मेरा कोई डॉक्यूमेंट दिया, जो जो आपका पर्सनल मैसेज है, जो आपका फैमिली फोटो है हो गए, फैमिली एल्बम हो गए, फ्रेंड का फोन नंबर हो गया, पर्सनल कोई कॉन्टैक्ट लिस्ट हो गई, ये आपका पर्सनल डेटा है, डोमेस्टिक डेटा, इस पे लॉ नहीं लगेगा। दूसरा, जो डेटा आप खुद पब्लिक करते हो, खुद मैंने कोई व्लॉग लिखा, खुद मैंने कोई चीज, मेरा ईमेल एड्रेस पब्लिक को दिया, खुद मैंने मेरा मोबाइल नंबर पब्लिक को दिया, तो भी ये लॉ नहीं लगेगा, सेक्शन 3 कहता है। तो सेक्शन 3 में कहां लगेगा कहां नहीं लगेगा ये दिया हुआ है, पढ़ लेना एक बार, मैंने ऐसे ही बता दिया, ऊपर ऊपर से एक बार रिव्यू करवा दिया। सही बोला क्या? बोलो हाँ या ना। पता था ये तुमको ये वाला लॉ? मेरे को पता है, तुम्हें पता था ना रे डार्लिंग? बोलो ना रे डार्लिंग, पता था कि नहीं रे डार्लिंग? बोलो हाँ या ना। चलो ग्रेट। अच्छा, अब इसमें ना 2 रूल और आपको दे दिए, रूल 4 और रूल 12। क्या दे दिए? रूल 4 और रूल 12, ये 2 रूल आपको दे दिए। ठीक है, ओके, तो आपको 2 रूल दे दिए और इसमें, और ये खत्म। तो 2 रूल कौन से हैं? एक रूल 4 है और एक रूल 12 है। रूल 4 रूल 12 क्या कहते हैं आइए देखते हैं। रूल 4 जो है
वो कहता है कि कंपनीज को 18 महीने का टाइम मिलेगा डीपीडीपी एक्ट को फॉलो करने के लिए। 18 महीने का, वो तो हमने देख भी लिया। फिर कहता है उसमें बहुत सारी चीजें होगी, जैसे कंसेंट मैकेनिज्म, मतलब कंपनीज को भैया कंसेंट लेना पड़ेगा कोई डेटा लेने के पहले, कि क्या आप अग्री करते हैं, अपना फोन नंबर देंगे आप डिलीवरी के लिए, तो उनको कंसेंट लेना पड़ेगा। अगर वो हमारा डेटा कोई ब्रीच करते हैं, कोई सिक्योरिटी उनसे हार्म हो जाती है, मतलब सिक्योरिटी ब्रीच हो जाती है, कोई डेटा लीक हो जाता है, तो उन्हें उसको रिपोर्ट करना है। उनको रिटेंशन पॉलिसी फॉलो करना है, कि उनकी एक पॉलिसी रहेगी कितने समय तक डेटा कलेक्ट करना है, अननेसेसरी डेटा को डिलीट करना है, वो सब होगा, है ना। हमारे लिए यूजर रिड्रेसल सिस्टम होगा, कि मैं अपना डेटा खुद चेक कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, करेक्ट कर सकता हूँ, वो होगा। तो ये चीज डाली गई है रूल 4 में, और ये सब करने के लिए टोटल 18 महीने तक का कंप्लाइंस का पीरियड आपको दिया गया है। ओके, वेरी गुड। और रूल 12 कहता है कि भाई भले ही कुछ चीजें एग्जेम्प्ट है, जैसे भले ही कुछ चीजें एग्जेम्प्ट है, भले ही कुछ चीजें क्या है, एग्जेम्प्ट है, तो भी आपको कोई बेसिक प्राइवेसी प्रिंसिपल्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। भले ही कोई चीजें एग्जेम्प्ट है, कहता है, तो भी आपको जो बेसिक प्राइवेसी प्रिंसिपल्स हैं वो तो फॉलो करने ही पड़ेंगे, चॉइस नहीं है भाइयों, समझो। मतलब कोई ऐसा आपका डेटा ऑर्गेनाइजेशन के पास आ रहा है जिसमें एग्जेम्पशन है, ठीक है ना, है ना जी। सो भले ही उसमें एग्जेम्पशन है, मतलब वो डेटा अपने से फॉर एग्जांपल आपने ही पब्लिक किया हुआ है, या वो डेटा मान लो से फॉर एग्जांपल आप ही ने पब्लिक किया था, आप ही ने सबको दिया था, हो सकता है ना ऐसा। सो भले ही वो एग्जेम्प्टेड नेचर का, फिर भी ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर वो है तो उनको बेसिक जो प्राइवेसी के प्रिंसिपल्स हैं वो तो फॉलो करने ही पड़ेंगे, है ना। वो चीज उसमें बोली गई कि उनको वो डेटा केयरफुली यूज करना है, जो डेटा है वही कलेक्ट करना है, मतलब कि लिमिटेड पर्पस के लिए यूज करना है, अकाउंटेबिलिटी रखनी है, ऐसा। तो उसके लिए बोला गया है कि भाई प्रॉपर सेफगार्ड रखो उन डेटा के लिए भी, जिस पर्पस के लिए लिया है उसी पर्पस के लिए यूज करो, और जितना डेटा चाहिए उतना ही लो, है ना, जितना जरूरी है उतना ही लो। सिर्फ चाहिए मोबाइल नंबर, पेमेंट डिटेल और नाम, उतना ही लो। फिर स्कूल के रिकॉर्ड क्यों लेते हो, फिर फैमिली डिटेल क्यों लेते हो, फिर मेडिकल हिस्ट्री क्यों लेते हो, लिमिटेड रिकॉर्ड लो, ये चीज बोली गई, ठीक है। तो बेसिक तो है जो आपको वो मेंटेन करना पड़ेगा, समझ में आया, ओके है, बोलो यस और नो गाइस। ठीक है भाई, इजी है क्या, पक्का, प्रॉमिस, याद रहेगा सभी को, बोलो हाँ है ना गाइस, बोलो गाइस, चलिए गाइस, पक्की बात है, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। तो ये हो गया आपका, मैंने आपको फटाफट जितने भी JIGL में टॉपिक ऐड हुए हैं, टॉपिक माइनस हुए हैं, सबके बारे में बता दिया, है ना जी। तो आपको फटाफट फटाफट करवा दिया ये लो। सो बोलो सही से हुआ कि नहीं, अच्छे से हुआ कि नहीं, कोई डाउट हो तो डाल देना, सॉल्व कर दूंगा मैंने ये वाला इसमें भी करवाया था, आपको क्या कहते हैं, सुपर फास्ट मैराथन में, लेकिन सुपर फास्ट में बहुत फास्ट कराया था, और मैंने बोला था अलग से जब मैं सेशन लूंगा सिर्फ स्पेसिफिकली इसके लिए तो करवा दूंगा, तो आज करवा दिया। तो जो भी टॉपिक्स आपके प्लस माइनस हुए हैं सारे करवा दिए भाई, और इतने ही JIGL में प्लस माइनस हुए हैं, कोई डाउट हो तो लिख देना, बाकी तो मुझे नहीं लगता कोई भी इसमें दिक्कत आएगी। बाकी फोड़ के आओ पेपर में, तोड़ के आओ पेपर में, गिव योर बेस्ट, डू योर बेस्ट, आई नो यू गाइज विल डू इट फॉर श्योर, आई नो, मुझे पूरा पूरा भरोसा है आप लोगों पे, आप अपना दी बेस्ट दोगे और बहुत अच्छे से करके आओगे, ठीक है। सो कुछ बातें एग्जाम के लास्ट के लिए बोलूंगा, ठीक है, छोटी सी यही होगी मेरे साइड से कि यार कॉन्फिडेंट रहो, अपना बेस्ट दो, बिल्कुल घबराओ मत, है ना, ये मत सोचो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या, आप अपना कर्म करो, जो है भगवान जी के हाथ में है, आपके हाथ में आपकी एफर्ट्स हैं, आप वही करो बस। टेंशन मैं जितना भी बोलूंगा, मेरे को पता है कुछ लोग लेते हैं, लेकिन अब मैं ये बोलूंगा सरेंडर कर दो, जो होना है वो होना है भाई, हमें लेकिन अपनी मेहनत पूरी करनी है, दिस इज द मेन थिंग। और हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है, इसलिए पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो, अच्छा मैनिफेस्ट करो, अच्छा सोचो, एफर्ट्स लगाओ, सुबह शाम दिन रात पढ़ाई करो, बिल्कुल बाकी डिस्कशन, बाकी सोशल मीडिया ये सबको अभी छोड़ दो, सिर्फ पढ़ाई करो यारों, एंड मुझे पूरा भरोसा यू गाइज विल डू इट, यू गाइज विल फॉर श्योर रॉक दोस्तों, आप पक्का रॉक करेंगे एग्जाम में, जो है बहुत अच्छे से लिख के आओ पेपर दोस्तों, है ना, एंड अपना बेस्ट दो। बाकी मैं एक जनरल वीडियो बनाऊंगा एग्जाम के डूज एंड डोंट्स के लिए, वो जरूर देख लेना। बाकी यार आई लव यू यार, एंड वी आर मिसिंग यू, एंड आई फुल फेथ आप बहुत अच्छे से करके आओगे एग्जाम। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बडी, और आपका एग्जाम अच्छा ही जाने वाला
है ना, मार्क माई वर्ड्स, एंड अच्छा ही होगा, सब बहुत अच्छे से होगा, अच्छे से पढ़ाई करो एंड जस्ट गिव योर बेस्ट, डू योर बेस्ट एंड यू गाइज विल रॉक फॉर श्योर। जान लगा दो, तोड़ दो, ताबड़तोड़ पढ़ाई करो एंड आई नो यू गाइज विल रॉक फॉर श्योर। लव यू बड़ी, मिलेंगे दोस्तों आगे, और एक वीडियो जरूर बनाऊंगा एग्जाम के पहले के लिए, डूज एंड डोंट्स के लिए, वो देख लेना। लव यू पीपल, कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा सेशन, है ना जी, आप कमेंट करते ही हैं और कमेंट करते ही हैं तो सब अच्छा ही होता है, यू नो इट वेरी वेल, सो कमेंट करके बताना। लव यू पीपल, बाय बाय, टाटा।